नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉलेज के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण। द्वितीय वर्ष की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने अलाउद्दीन के उत्तरी भारत में अभियानों के बारे में चर्चा की थी, जिसने दिल्ली सल्तनत को विस्तार दिया, सल्तनत की सीमाएं बढ़ी, राजस्व के नए नए स्रोत आए, व्यापार वाणिज्य के हिसाब से टैक्स आए, उनमें वृद्धि हुई और प्रतिष्ठा में वृद्धि तो सर्वप्रथम थी। अलाउद्दीन शासक बनना उससे पहले ही बहुत महत्वाकांक्षी था। जब वो शासक नहीं था, जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान था, उस दौर में भी उसने एक दक्षिण भारत राज्य देवगिरी पर हमला किया था और वहाँ से उसे लूट का काफ़ी सारा माल प्राप्त हुआ था। इसी समय शायद उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग गई, उससे दक्षिण भारत के राज्यों की कमज़ोरी और अत्यधिक जो धन उनके पास था उसका भेद पता चल गया और इसी का उसने फ़ायदा उठाया। यहाँ उसने दक्षिण में अलग अलग जो बड़े राज्य थे उन पर अभियान किए। इन अभियानों से हालांकि साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने की नीति उसकी नहीं थी, दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में उसने अलग अलग नीतियाँ अपनाई विजित राज्यों के प्रति, लेकिन फिर भी धन की प्राप्ति, प्रतिष्ठा में वृद्धि और भी कई सारे, अलाउद्दीन अपने आप को एक इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान देने में ज़रूर सफल हो गया। जब हम दक्षिण भारत के अभियानों की चर्चा करें उससे पहले दक्षिण भारत में मुख्य मुख्य राज्य कौन से थे, उनकी भौगोलिक स्थिति, वहाँ किस वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था, उसके बारे में पृष्ठभूमि पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अलाउद्दीन के समय दक्षिणी भारत में 4 मुख्य राज्य थे। इनमें जो सबसे पहला राज्य था वो था देवगिरी, जो कि गुजरात के दक्षिण में, मालवा के दक्षिण में आया हुआ था। अगर दक्षिण भारत में कहो तो सबसे उत्तर में यही राज्य था, विंध्य पर्वतमाला को पार करते ही। इस राज्य पर अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने से पहले भी एक आक्रमण किया हुआ था। देवगिरी के दक्षिण पूर्व में अगला राज्य जो अपने आता है वो है वारंगल का राज्य। वहाँ पर काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव उस दौरान जब अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ शासन किया करता था। इसके बाद तीसरा जो अपना स्टेट है वो है आज के कर्नाटक के क्षेत्र का, ये वारंगल के पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिम में स्थित है द्वार समुद्र। यहाँ होयसेल वंश का वीर वल्लाल तृतीय जो है वो शासक था। और अंत में जो सबसे दक्षिण राज्य है वो है मदुरई का राज्य, जहाँ पांड्य राजवंश का शासन चल रहा था। इसके 2 भाई थे उस दौरान जब अलाउद्दीन का हमला हुआ, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। इन दोनों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, तो एक तरह से अनिश्चितता की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो रखी थी। ये तो आ गए 4 राज्य, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और अंत में मदुरा। अब इन 4 राज्यों में अभियान का नेतृत्व जो है वो किया था अलाउद्दीन के विश्वस्त साथी मलिक काफूर ने। मैंने बताया था जब उत्तर भारत पर आक्रमण किया गया था 1298 में कैम्बे में मलिक काफूर को पकड़ा गया और 1000 दीनार में उसे बेच दिया गया। इस कारण इतिहास में वो 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन का पहला अभियान देवगिरी पे हुआ। वहाँ का शासक रामचंद्र देव जो था वो पहले जो है नजराना देने के लिए राज़ी हो गया था, वार्षिक कर भेजने के लिए, लेकिन उसने अपने बेटे के कहने पर, भिल्लन के कहने पर वार्षिक कर देने से इनकार कर दिया। तो अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। 1307-8 की ये घटना है। जब यहाँ हमला हुआ तो रामचंद्र को अपनी स्थिति का आभास हो गया कि सामरिक दृष्टि से वो अलाउद्दीन की सेनाओं के सामने टिक नहीं सकता है, और इसलिए उसने जो है अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन ने उसे वापस जो है उसका राज्य लौटा दिया, उसे रायान की उपाधि दी और नौसारी की जागीर भी उसने जो है वो इसे भेंट कर दी। ठीक है, इसके राज्य को इसने मिलाया नहीं है, अपने कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं। एनुअल टैक्स, वार्षिक नजराना, वार्षिक कर इसको देना पड़ेगा। अब अगला आक्रमण हुआ
वारंगल पर। मैंने बताया यहाँ काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहा था। काफूर को इस समय तक ये पता चल गया था कि दक्षिण भारत में असीमित मात्रा में सोना उपलब्ध है। यहाँ प्रताप रुद्रदेव ने थोड़ी देर संघर्ष किया। यहाँ का किला बहुत ही मजबूत था, लेकिन फिर भी इतना मजबूत नहीं था कि काफूर और खिलजी के इरादों को डिगा सके। आखिरकार प्रताप रुद्रदेव ने समर्पण कर लिया। उसने भी अलाउद्दीन की सुजर्निटी जो है वो स्वीकार कर ली। इस तरह से ये जो है वार्षिक कर भेजने के सहमत हो गया, अपने को इसके अधीन मानने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद काफूर बढ़ा। द्वार समुद्र आधुनिक कर्नाटक क्षेत्र का काफ़ी सारा इलाका था इसमें। यहाँ होयसेल वंश का वीर वल्लाल तृतीय शासन कर रहा था। 1309 में इस दौरान जब हमला हुआ तो वीर वल्लाल को संभलने का मौका नहीं मिला। शायद वो अपनी राजधानी से और अपनी मुख्य सेनाओं से काफ़ी दूर था। इस कारण उसने भी जो है अलाउद्दीन की आधिपत्य स्वीकार कर लिया। वार्षिक कर देने को वो राज़ी हो गया। अब लास्ट में जो अपना स्टेट बचा है वो है मदुरई का स्टेट, जहाँ मैंने बताया दो भाई थे, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, दोनों शासन के लिए आपस में संघर्षरत थे। इसका फ़ायदा काफूर ने उठाया और उसने वहाँ पर हमला किया। अब वहाँ जब शासक ही निश्चित नहीं है तो किससे समझौता किया जाए? समझौता तो नहीं हो पाया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धन है इतने सारे अभियानों में सबसे ज़्यादा धन मदुरई के आक्रमण से प्राप्त हुआ। अब अलाउद्दीन ने इन चारों पे विजय प्राप्त कर ली। चाहता तो वो इन चारों राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला सकता था, जैसा उसने गुजरात के समय किया, मालवा के समय किया, राजस्थान के राज्यों के समय किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका कारण अलाउद्दीन की जो सोच थी वो बहुत प्रैक्टिकल थी। मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, इतिहास के पन्नों को पीछे घुमाती हूँ। समुद्रगुप्त को अगर आप याद करें तो उसने भी दक्षिण के जो 12 स्टेट्स थे, जो राज्य थे, उनके प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। यानी एक बार आप आत्मसमर्पण कर लो, उसके बाद में उनको अनुग्रह वापस, उनको जो राज्य है वो दे दिया गया। वो दोनों ही, समुद्रगुप्त भी और खिलजी भी, उनको दोनों को पता था कि दक्षिण के राज्यों की भौगोलिक दूरी इतनी है कि हम उन पर कंट्रोल तरीके से नहीं कर सकते। हम उस समय की बात कर रहे हैं 1300 समथिंग के समय की। आज से 700 वर्ष पूर्व, आज भी दक्षिण जाना होता है तो आज प्लेन है, ट्रेन है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। संचार के साधन नहीं थे। विंध्य पर्वतमाला जो कि मार्ग की एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, उसको पार करके वैसे तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर दक्षिण में विद्रोह होता तो फटाक से जल्दी से वहाँ आप पहुँच नहीं सकते। साथ ही साथ मार्ग भी बहुत ही कठिन था, इजी भी नहीं था। इस कारण अलाउद्दीन ने बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई, जो उससे 1000 वर्ष पूर्व पहले समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। दक्षिण के राज्यों से सिर्फ उसने सुजर्निटी मांगी कि आप हमारा आधिपत्य स्वीकार करो, वार्षिक रूप से नजराना जो है वो हमें भेजो। अलाउद्दीन का जो साउथ में अंतिम अभियान हुआ था वो 1313 में हुआ था। रामचंद्र देव की तब तक मृत्यु हो गई थी, देवगिरी के जो यादव वंश का शासक था। उसके पुत्र सिंघन ने वो वार्षिक नजराना देने से इनकार कर दिया, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में वहाँ वापस हमला हुआ और वो ही जो हर बार की पटकथा की तरह उसे आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। अब ये है कि अलाउद्दीन की उत्तर और दक्षिण भारत की नीतियों से जब उसको साम्राज्य का विस्तार करना ही नहीं था तो फ़ायदा क्या था? इन दक्षिण अभियानों का फ़ायदा क्या था? आपके दिमाग में भी ये प्रश्न ज़रूर उठ करके आया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा अगर सोचें तो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियानों का सबसे बड़ा उद्देश्य था धन की प्राप्ति। वो अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था, जो कि इन राज्यों पर आक्रमण के बाद उसको प्राप्त होने वाला था। कहते हैं कि केवल एक बार ही एक स्टेट पे ही जब हमला किया गया तो 9 ऊँटों पर भर भर करके सोना जो है वो दिल्ली पहुंचाया गया। इससे उसका कोष समृद्ध हुआ, स्थायी सेना रखना उसके लिए पॉसिबल हुआ और इसी सेना की, इसी अस्त्र शस्त्र की बदौलत वो मंगोलों के आक्रमणों का बड़ी दृढ़ता से मुकाबला कर सका। सल्तनत जो है विश्व के सबसे अमीर राज्यों में शुमार होने जा रही थी। दूसरा है साम्राज्य विस्तार। जैसा मैंने बताया, अलाउद्दीन बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने शासन के प्रारंभ में सिकंदर उस-सानी यानी सेकंड सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ये बताता है कि वो साम्राज्य विस्तार के लिए कितना इच्छुक था। बच्चों, कोई भी शासक साम्राज्य का विस्तार अपने
वैभव की वृद्धि के लिए तो करता ही है, उसको धन ऐशो आराम बड़ा साम्राज्य मिलता ही है, लेकिन उसे ये भी पता है कि इतिहास में उसको एक सफल या विफल कैसे शासक के रूप में बताया जाएगा। उसमें अगर उसने विजय प्राप्त की है, उसका साम्राज्य बढ़ा है अपने काल में, तो उसे एक सफल शासक में गिना जाएगा। दूसरा, उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य हालांकि पहले भी संपर्क था, लेकिन अब ये संपर्क और मजबूत हुआ। इस्लामी सभ्यता संस्कृति का दक्षिण में भी प्रचार प्रसार हुआ और आगे चल कर के बहमनी जो साम्राज्य की नींव पड़ी, उसको कहीं ना कहीं यहीं से प्रोत्साहन मिला था। अब उसने व्यवस्था कैसे की? जब हम कह रहे हैं कि मार्ग की कठिनाइयाँ इतनी हैं, ये इतना है, भौगोलिक बाधाएं हैं, संचार के कोई साधन नहीं है, तो इसको काबू पाने के लिए अलाउद्दीन ने जो है हर 2-2 कोस की, हर 4-4 कोस की दूरी पर चौकियाँ स्थापित की, थाने स्थापित किए। उन थानों पर जो है घुड़सवार संदेशवाहक बैठे रहते थे और इस तरह से जब पहला आता, उससे पहले घंटी बजाते हुए सूचना पहुंच जाती थी कि अगला उसको संदेश देने के लिए तैयार रहना है। जब दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण कोई संदेश जाता था तो एक घुड़सवार गया, उसको उस चौकी तक भागना है। वो घंटी घोड़े के अंदर घंटी होगी, बजाते हुए चलेगा। जब चौकी वाले को पहले ही सूचना मिल जाएगी कि मुझे काम पे लगना है, तो वो अलर्ट होकर के रहेगा और इस तरह से जल्दी सूचनाओं का आदान प्रदान दक्षिण से उत्तर भारत की ओर होना आसान हो गया। थाने स्थापित किए, चौकियाँ स्थापित की। संचार के लिए मैंने बताया घुड़सवार रखे, वो भी बताया कि हर घोड़े के गले में एक घंटी होती थी, वो बजाता हुआ चलता था ताकि अगला जो है वो कुछ समय पहले तैयार हो जाए। इस तरह काफ़ी समय की बचत हो करके उस दौरान कम से कम समय में जल्दी से जल्दी सूचना पहुँचाने का अलाउद्दीन ने एक नायाब तरीका अपनाया। इसके अलावा उसने जगह जगह जो है बाज़ार भी स्थापित किए, क्योंकि सेनाएँ जब उत्तर से दक्षिण जाएंगी या दक्षिण से वापस उत्तर की तरफ पलायन करेंगी तो उनको बेसिक जो चीज़ें हैं, खाने पीने का, रहने पहनने खाने का सामान है, वो ज़रूरी होगा। तो जगह जगह बाज़ार स्थापित करके उसने अपने सैनिकों को इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने का एक प्रयास किया। अब कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वो अभियान कर के जब वापस लौटते थे और दक्षिण के राज्य वापस विद्रोह कर दिया करते थे, तो आप इसको सफल नहीं कह सकते। अब सफल असफल ये तो हरेक के विवेचना का विषय है, वो अपने अपने युक्ति पर, विवेक पर निर्भर करता है कि हम इसको सफल कहें या असफल। लेकिन अगर हम प्रॉपरली देखें तो अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। जो समुद्रगुप्त के काल से उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक करने का सपना जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसके बाद समुद्रगुप्त और यहाँ अलाउद्दीन ने, लेकिन उसने समुद्रगुप्त की तरह एक प्रैक्टिकल नीति अपनाई, ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। बाद में जब तुगलक वंश के काल में वापस दक्षिण भारत के राज्यों को एक साम्राज्य में इकट्ठा करने का, दिल्ली सल्तनत में मिलाने का जो फैसला लिया गया, वो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण साबित हुआ और विद्रोहों की समस्या ज़बरदस्त रूप से खड़ी हो गई। तो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक इन सबको विद्रोहों से निपटने में ही अपना पूरा शासनकाल लगाना पड़ा। तो ये देखें तो अलाउद्दीन की जो नीति है दक्षिण के राज्यों की तरफ तर्कसंगत लगती है और इसी कारण ना सिर्फ साम्राज्य विस्तार विजयों के कारण उसने जो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई, जो नीति संगत, तर्क संगत उसने जो मार्ग अपनाया, उसी के कारण अलाउद्दीन सल्तनत के सबसे सफल शासकों में से एक, या सबसे सफल भी कह सकते हो आप, उसको माना जाता है। इतना कहकर ही अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियानों की चर्चा का ये चैप्टर मैं समाप्त करती हूँ। अगले चैप्टर में हम अलाउद्दीन के सैनिक सुधार, मंगोलों के आक्रमण का उसने कैसे सामना किया, क्या उसने सुधार किए, उसके लिए उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कॉलेज के चैनल पर जो आपके और भी सहायक आचार्य हैं, आपके विषयों के जो आप पढ़ा करते हैं, वो बड़ी ही मेहनत से अपने वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। उनको देखें और उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, फिर आप किताब में वापस पढ़ें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इस तरह से इस काल में भी आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल अछूते नहीं रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।